नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हिस्ट्री के क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे हम, और आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, और ये दरवाज़ा गुजरात विजय की यादगार में बनवाया था। 1573 ईस्वी में जब अकबर ने गुजरात जीता, इस अभियान में खान ए आजम मिर्ज़ा जब अकबर ने गुजरात जीता तो इस अभियान में खान ए आजम मिर्ज़ा को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। अकबर की बात करें तो अकबर 1556 से लेकर 1605 तक मुग़ल शासक रहा। अकबर अपने पिता हुमायूं के बाद गद्दी पर बैठा। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर अगला मुग़ल शासक बना। मुग़ल काल की बात करें तो मुग़ल काल का जो पीरियड रहा वो 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक बना रहा। अकबर के प्रमुख कार्यों की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन अकबर से संबंधित है, तो अकबर के प्रमुख कार्यों की बात कर लेते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। साथ ही इबादत खाना, जिसे पूजा घर कहते थे, इसकी स्थापना की। दीन इलाही नाम के धर्म की स्थापना की। इलाही संबत की शुरुआत भी अकबर ने की। अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी तथा अकबर एक अनपढ़ था। आपको याद रखने अकबर के प्रमुख कार्य थे। साथ ही अकबर अनपढ़ भी था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसे तूतीय हिंद के उपनाम से जाना जाता था? तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद का तोता कहा जाता था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद। अमीर खुसरो को खड़ी बोली के विकास का श्रेय भी जाता है। खड़ी बोली के विकास का श्रेय भी जाता है। अमीर खुसरो एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। अमीर खुसरो की कई पीढ़ियां राज दरबार से संबंधित थी। खुद अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था, और वह पहले कवि थे जिन्होंने हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पटियाली, जो कि उत्तर प्रदेश के कासगंज ज़िले में है। कासगंज यूपी में जो कि लोकेटेड है। पटियाली में उनका जन्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की। और मेसोपोटामिया की कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीन है? सुमेर सभ्यता मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया की 4 सभ्यताएं प्रसिद्ध हुई, जिसमें सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया, कैल्ड्रिया। इसमें 4 जो सभ्यताएं थी, सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया, कैल्ड्रिया, ये मेसोपोटामिया की 4 सभ्यताएं प्रसिद्ध हुई, जिसमें सुमेरिया सबसे प्राचीन सभ्यता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण करवाया। 700 से लेकर 728 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य ईस्वी पूर्व तक इसका निर्माण कार्य हुआ। साथ ही इस मंदिर का निर्माण काले ग्रेनाइट से हुआ है।
सौर मंदिर की बात कर रहे हैं जो कि महाबलीपुरम में है। और ये किस देवता को समर्पित है? महाबलीपुरम का सौर मंदिर ये शिव और विष्णु भगवान को समर्पित है। और इस मंदिर की जो शैली है ये किस शैली में निर्मित है? ये द्रविड़ शैली में निर्मित है ये मंदिर। साथ ही महाबलीपुरम के सौर मंदिर की बात करें तो ये भी महाबलीपुरम के स्मारकों में शामिल है। और महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल है महाबलीपुरम के स्मारक। साथ ही यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को जब बात आई है तो यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को का द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसे 16 नवंबर 1945 को फाउंडेड किया गया था। टोटल यूनेस्को साइट है इंडिया में इस वक्त 38, ठीक है, 38 यूनेस्को साइट है इस वक्त इंडिया में। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन में करवाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अकबर की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो अकबर की आत्मकथा लिखी अबुल फजल ने। अकबर की आत्मकथा और साथ इसमें इनकी अबुल फजल की जो कृतियां हैं वो अकबरनामा और आईने अकबरी, ये अकबर की दो प्रमुख कृतियाँ थी, ठीक है। अकबर की बात करें तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें राजा बीरबल जो कि प्रमुख विदूषक थे, मियाँ तानसेन जो कि प्रमुख संगीतकार थे, अबुल फजल जो कि लेखक थे, फैजी जो कि कवि थे, राजा मान सिंह जो कि सेनापति थे, राजा टोडरमल जो कि वित्त मंत्री थे, मुल्ला दो प्याजा जो कि सलाहकार थे, फ़कीर अजरुद्दीन जो कि सूफ़ी फ़कीर वो एक सलाहकार थे अकबर के, अब्दुल रहीम खाना जो कि शिक्षक थे। तो ये नवरत्न थे जो अकबर के दरबार में काम करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु के बाद किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। साथ ही जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट पीएम हैं भारत के, ये पहले प्रधानमंत्री हैं, मतलब पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू भारत के। और महात्मा गांधी जो कि हमारे फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु पर गांधी जी फादर ऑफ नेशन की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान किसे माना जाता है? तो सिकंदर लोधी को लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान माना जाता है। लोधी वंश का जो संस्थापक था, लोधी वंश की बात कर रहे हैं तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी जो कि लोधी वंश का संस्थापक था। और बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र था सिकंदर लोधी, वो लोधी वंश का शासक बना। और लोधी वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1451 से लेकर 1526 तक था। साथ ही बहलोल लोधी की बात करें तो उसके बाद सिकंदर लोधी 1489 में सिकंदर लोधी आंग्ला लोधी वंश का शासक बना। और 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी वंश का शासक बना। और इब्राहिम लोधी अंतिम लोधी वंश का शासक था। लोधी वंश से पहले कौन सा वंश था? सैयद वंश था, जो कि 1414 से 1451 तक था, जिसका संस्थापक था खिज़र खां। और लोधी वंश के बाद में कौन सा वंश आया? वो मुगल काल था, 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक था। और मुगल काल का जो संस्थापक था वो बाबर था, ठीक है।
सिकंदर लोदी की बात कर लें हम। सिकंदर लोदी के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, 1503 में अपनी राजधानी 1503 में अपनी 1503 में शहर बसाया उन्होंने आगरा। सिकंदर लोदी ने 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली और हिंदुओं के लिए सही शासक नहीं था, क्योंकि इसने हिंदू मंदिरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, वह हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। सिकंदर लोदी ने ग्वालियर किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे राजा मानसिंह ने हरा दिया सिकंदर लोदी को। और 5 बार सिकंदर लोदी ने ग्वालियर किले पर आक्रमण किया और हर बार राजा मानसिंह ने उसे हरा दिया। लोधी वंश की बात हुई तो एक नज़र डाल लेते हैं दिल्ली सल्तनत पर, क्योंकि लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का ही एक वंश था। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हुए। दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत जो कि इसका जो समय काल था 1206 से 1526 तक, और इसमें 5 शासक वंश थे। पहला था गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। तुगलक वंश 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। सैयद वंश 1414 से 1451, खिज़र खां इसका संस्थापक था। लोधी वंश 1451 से 1526 तक, बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। ठीक है, लोधी वंश का बहलोल लोधी संस्थापक था और बहलोल लोधी का ही बेटा था सिकंदर लोधी, जो कि लोधी वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान माना जाता है। और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जो कि सिकंदर लोधी का पुत्र था। ठीक है, अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो उनको चैत्य बोला जाता है। ठीक है, चैत्य बौद्ध और जैन मंदिर है। चैत्य बौद्ध और जैन मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। ठीक है, स्तूप नुमा होता है, और ये जैन और बौद्ध मंदिर कहलाता है चैत्य। बौद्ध धर्म की बात करें तो गौतम बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का। और ये एक क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के घर में पैदा हुए थे, और शाक्य कुल के राजा थे शुद्धोधन, उनके घर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे, जो संस्थापक थे बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध द्वारा ही बनाया गया था, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इनका पूरा नाम था सिद्धार्थ गौतम इनका पूरा नाम था। पिता का नाम हमने बताया शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के राजा थे। माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम राजकुमारी यशोधरा। इनके बच्चे में एक बच्चे का जिक्र मिलता है जिसका नाम राहुल था। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान प्राप्ति हुई बोधगया बिहार में। एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और वो पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है, बोध वृक्ष कहलाया, पीपल का वृक्ष। ठीक है, साथ ही इनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ बनारस वाराणसी में हुआ, जिसे पहले उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तक। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, पहले उपदेश को। ठीक है, बौद्ध धर्म की हमने बात की, अब जैन धर्म पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैन धर्म जिसके संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म की बात कर रहे हैं हम। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव
इनको आदिनाथ भी कहते थे और ये पहले तीर्थकर हैं जैन धर्म के। और 23वें तीर्थकर से संबंधित सवाल पूछा जाता है कि 23वें तीर्थकर कौन है जैन धर्म के, तो पार्श्वनाथ आपको याद रखना है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, ठीक है। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, ठीक है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। और कुल जो तीर्थकर हुए वो 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर व दिगंबर, आपको याद रखना है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर हमने बेसिक जानकारी आपको दे दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्यार है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये कहा। और ये प्रख्यात उपन्यासकार थे। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात कर रहे हैं, उपन्यासकार, साथ ही एक कवि थे, गद्यकार और एक पत्रकार भी थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की, ठीक है। वंदे मातरम के ये रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि किस संग्रहालय में कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो मथुरा संग्रहालय, जो मथुरा का राष्ट्रीय संग्रहालय है, वो कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? कुजुलफड़फाइसिस। कुषाण वंश के संस्थापक है कुजुलफड़फाइसिस, ठीक है। और कुषाण वंश भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण काल में ही चलाए गए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण काल में चलाए गए थे, लेकिन सर्वाधिक जो सोने के सिक्के हैं, माफ़ी चाहता हूँ, सर्वाधिक जो सोने के सिक्के हैं वो गुप्त काल में चले, जिन्हें दीनार कहा गया, ठीक है। जो सर्वाधिक सोने के सिक्के चले वो कुषाण काल में चलाए गए, लेकिन सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण काल में चले, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चले। और इन सिक्कों को दीनार कहा जाता था, ठीक है। गुप्त काल के जो सोने के सिक्के थे उनको दीनार कहा जाता था। और सबसे पहले जो सोने के सिक्के चले वो कुषाण काल में चले। तो दोस्तों, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हिस्ट्री से संबंधित ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि हिस्ट्री की सीरीज़ लंबी जाएगी। 2-4 वीडियो में हम इसको कवर नहीं कर सकते हैं, कम से कम 10 से 12 वीडियो आए, ताकि हिस्ट्री के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कवर कर सकें। क्वेश्चन हम भले ही 10 ला रहे हैं, लेकिन उस 10 क्वेश्चन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम उसी में कवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।